नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब बेटे ने माँ को भिखारिन बोल घर से धक्के मार कर निकाला तो माँ ने सिखाया सबक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। कमला जी अपने कमरे में बैठी भगवान की पूजा कर रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, उनकी बेटी के भी हाथ जल्दी से पीले हो जाएं तो मैं भी गंगा नहा लूं। उनकी बेटी के लिए काफ़ी रिश्ते आए लेकिन अब तक कहीं बात पक्की नहीं हुई थी, इसलिए कमला जी आजकल बहुत चिंतित रहती थी। ऊपर से उनके बेटे का स्वभाव उनके प्रति बदलता जा रहा था। आज सुबह से ही कमला जी का मन बहुत विचलित था। लगातार अपने बेटे को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। आखिरकार परेशान होकर फ़ोन रखते हुए उदासी भरे स्वर में अपनी बेटी से कहने लगी, रेनू, इतना भी क्या व्यस्त हो गया है तेरा भाई, जो इतने फ़ोन करने के बाद भी कोई जवाब ही नहीं देता। तभी अपनी माँ को हौसला देते हुए रेनू बोली, अरे माँ, तुम भी हद करती हो। जब भाई ने एक बार फ़ोन नहीं उठाया तो बार बार फ़ोन करने से क्या फ़ायदा। बिना बात ही खुद भी परेशान हो रही हो और उन्हें भी परेशान कर देती हो और फिर गुस्से में अगर भैया कुछ बोल देंगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। अरे वह इस समय अपनी नौकरी में व्यस्त होंगे, कितना काम होता होगा उन्हें। अब ऐसे में वह अपना काम देखेंगे या फिर तुमसे फ़ोन पर बातें ही करते रहेंगे। वैसे भी भैया की अभी नई नौकरी लगी है और भैया बता रहे थे कि उनके बहुत काम करना पड़ता है और जब भैया फ्री होंगे तब तुम्हें खुद ही फ़ोन कर लेंगे। हाँ रेनू, बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। बेचारा मेरा बच्चा इतना काम करता है, उसे फुर्सत कहाँ होगी। अब मैं बार बार उसे फ़ोन करके परेशान नहीं करूँगी। जब उसे फुर्सत होगी तब वह खुद ही फ़ोन कर लेगा। इतना कहकर कमला जी खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। कमला जी उस दिन को याद करने लगी जब वो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। उनकी सास कमला जी को बहुत प्यार करती थी और कमला जी ने भी ससुराल आकर सारी गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। उनके पति रमेश जी भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। कमला जी की शादी को 10 साल से ऊपर का समय हो गया था लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी और अब मोहल्ले की औरतें कमला जी को बांस तक बोल देती थी। कमला जी ये सुनकर बहुत रोती। तब उनकी सास उन्हें समझाती, अरे पगली, रोती क्यों है, भगवान पर विश्वास रख और देखना तेरी भी गोद जल्दी भरेगी। और कुछ महीनों के बाद उनके बेटे रोहन का जन्म हुआ। कमला जी और उनके पति रमेश जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वर्षों की तमन्ना पूरी हुई जब शादी के पूरे 10 वर्ष के बाद उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन यह खुशी भी गम में बदल गई जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि उनका बच्चा मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं है और उनके बच्चे को कभी कभी दौरे भी पड़ते थे। पति पत्नी के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। डॉक्टर ने बताया कि उनके बेटे के दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है तो वो आम बच्चों की तरह नहीं है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि यदि बच्चे को सही इलाज और अच्छी देखभाल मिले तो शायद वो ठीक हो सकता है। फिर साहस जुटाकर कमला जी ने निर्णय लिया कि वह अपने बेटे की सेवा में दिन रात एक कर देंगी। इस कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया और पूरी लगन के साथ नन्हे रोहन की देखभाल में जुट गई। उधर रमेश जी भी ओवर टाइम करके अपने बेटे के इलाज के लिए पैसा जुटाने लगे और देश के बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाकर अपने बेटे का इलाज
इलाज करवाया। ईश्वर की कृपा और माँ बाप की तपस्या का फल यह हुआ कि उनका बेटा 2-3 वर्ष में ही तंदुरुस्त हो गया। माता पिता को तो मानो दुनिया की सारी दौलत ही मिल गई हो। उसके बाद उनके घर पर उनकी बेटी रेणु का जन्म हुआ। हर माँ बाप की तरह कमला जी और रमेश जी के भी अरमान थे कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए और बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, चाहे उसके लिए उन्हें मन मार कर ही गुजारा क्यों न करना पड़े। आखिर बेटा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। ऐसी सोच रखते हुए उन्होंने अपने बेटे को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। एक दिन अपने बेटे को कामयाब बनाने का उनका यह सपना भी पूरा हो गया। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्य करने लगा, लेकिन उसके कुछ समय बाद रमेश जी हृदयघात के कारण इस दुनिया से चल बसे। अतीत की यादों में खोई कमला जी भूल ही गई थी कि उन्होंने गैस पर दूध चढ़ाया है। तभी रेणु अंदर आई और बोली, ओहो माँ, कहाँ खोई हो? सारा दूध उबल कर गिर गया। कमला जी हड़बड़ाकर सारा दूध साफ करने लगी। तभी फोन की घंटी बजने की आवाज आई। अरे, लगता है तुम्हारे लाडले बेटे का फोन आया है, कहते हुए रेणु दौड़ कर गई और फोन उठाकर स्पीकर पर लगा दिया। अभी उसने हेलो ही बोला था कि उसी समय रोहन भड़कते हुए बोला, क्या परेशानी है? क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान करती रहती हो? तुम्हें तो कुछ काम है नहीं, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकी सभी लोग भी खाली बैठे रहेंगे और तुम्हारे फोन का इंतजार करते रहेंगे। अब कुछ बोलोगी या मैं फोन रखूं? अपने भाई का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर रेणु हैरान रह गई और बोली, तुम मुझे कुछ बोलने दोगे तब तो बोलूंगी ना। यह सुनकर रोहन चुप हो गया तो रेणु ने कहा, मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन माँ तो आखिर माँ है ना, इसलिए तुम्हारी चिंता उसे सताती रहती है। लेकिन तुम्हारा यह व्यवहार देखकर भी वह मानने को तैयार ही नहीं होती कि अब उसका बेटा उनका नहीं रहा। तभी कमला जी उसके हाथ से फोन खींचते हुए बोली, यह कैसी बातें कर रही हो रेणु? कोई तमीज है या नहीं? अपने बड़े भाई से कोई इस तरह से बात करता है क्या? चल जा यहाँ से। रेणु आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। तभी कमला जी फोन पर अपने बेटे से बात करने लगी। तभी रोहन गुस्से में बोला, माँ, बहुत जुबान चलने लगी है इसकी, बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं है। फिर कहने लगा, अच्छा माँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। दरअसल बात यह है कि मैंने कुछ समय पहले घर का रिपेयर का काम शुरू करवाया है और कुछ दिनों से आपकी बहू की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, उसे भी डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए महीने का बजट भी गड़बड़ा गया है। आपसे हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम कर दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। एक बार घर के रिपेयर का काम भी हो जाए, उसके बाद मैं आप दोनों को यहाँ बेंगलुरु में अपने पास बुला लूँगा, फिर हम सब एक साथ यहाँ रहेंगे, इसलिए तो घर की रिपेयर करवा रहा हूँ। फिर कमला जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, पैसों का इंतजाम तो मैं करवा देती हूँ, तू बस यह बता कि तुझे कितने पैसे चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए। अपनी माँ की यह बात सुनकर रोहन को गुस्सा आ गया और बोला, यह क्या बात हुई माँ, कितने समय के लिए चाहिए? मैं आपका क्या मतलब है? फिर कमला जी मायूसी भरे स्वर में बोली, दरअसल बेटा, बात यह है कि अब ले देकर हमारे पास केवल यह घर ही बचा है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है हमारे पास। यहाँ तक कि अपने सोने के जेवर जो मैंने रेणु के लिए रखे थे वो भी तुझे दे चुकी हूँ। जब तूने कहा था कि ऋतु की माँ यानी कि समधन जी बहुत बीमार हैं, तब उनके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए
चाहिए थे। बेटा, तूने तब कहा था कि मैं जल्दी से पैसे लौटा कर आपके गहने वापस कर दूंगा, लेकिन वो भी तुमने अब तक नहीं दिए। बेटा, तेरी बहन भी अब छोटी बच्ची नहीं रही, कॉलेज में पढ़ रही है। 2-4 साल बाद उसकी शादी के बारे में भी सोचना है। अरे माँ, तुम उस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब संभाल लूँगा। बस एक बार रिपेयर का काम खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं सबसे पहले आपके जेवर ही छुड़वा दूँगा, बाकी की उधारी मैं बाद में चुकता करूँगा। बेटे की यह बात सुनकर कमला जी बोली, ठीक है बेटा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं कहीं से पैसे उधार लाने का इंतजाम करती हूँ। फिर रोहन बोला, माँ, इस बार मुझे कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, 8-10 हज़ार से तो काम नहीं चलेगा। इस बार मुझे कम से कम 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है। बेटे की यह बात सुनकर माँ हैरान रह गई और सोचने लगी कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कैसे करूँगी। तभी रोहन बोला, आप एक काम कीजिए माँ, आप घर को गिरवी रख दीजिए। घर गिरवी रखकर हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन घर गिरवी रखने की बात सुनकर कमला जी ने साफ साफ मना कर दिया और बोली, बेटा, ले दे कर यह मकान ही हमारे पास बचा है, अगर इसे भी गिरवी रख दिया और फिर कर्जा ना उतार सके तो यह भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर हम कहाँ भटकते फिरेंगे। तभी रोहन बोला, अरे माँ, आप भी हद करती हैं, ऐसी नौबत मैं आने ही नहीं दूंगा। अपने बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं है आपको? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। अपने बेटे की बातों में आकर कमला जी ने अपनी इकलौती बच्ची संपत्ति को भी गिरवी रख दिया। इसके बदले उन्हें 10 लाख रुपए मिल गए। हालांकि रेनू अपनी माँ को बार बार समझाती रह गई कि घर गिरवी मत रखो, कल को अगर भैया ने पैसे वापस नहीं किए तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन कमला जी ने अपनी बेटी की एक ना सुनी और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, ना जाने तू क्यों अपने भाई को गलत समझती है। रेनू कुछ कहने ही लगी थी कि कमला जी बोली, अच्छा, अब ज़्यादा बहस मत कर, घर के फैसले लेने के लिए अभी इस घर की बड़ी मैं मौजूद हूँ, तुम चुप रहोगी तो ही अच्छा होगा। अगर मुश्किल वक्त में मैं ही अपने बेटे का साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा। और उसने तो इतना तक कहा है कि एक बार घर का काम पूरा हो जाए तो हम दोनों उसके घर में उसके साथ ही रहेंगे, तेरी शादी का खर्चा भी वह देख लेगा। कमला जी ने अपनी बेटी की एक भी नहीं सुनी और घर गिरवी रख दिया। लेकिन रेनू के बहुत कहने पर उन्होंने उस रकम में से 5 लाख बचाकर अपने पास रख लिए। रेनू बोली, माँ, आपसे भैया ने 5 लाख देने को कहा था तो बस 5 लाख ही दो, बाकी के पैसे अपने पास खाते में जमा करवा दो। और एक बात का खास ध्यान रखना, उन्हें ये बात मत बताना कि आपको कितने पैसे मिले हैं, नहीं तो वह किसी न किसी बहाने बाकी के पैसे भी आपसे ले लेंगे। कमला जी के घुटनों में बहुत समय से दर्द था तो उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करके कहा, बेटा, जब पैसे लेने के लिए यहाँ आओगे तो कुछ दिन निकाल कर आना, मेरे घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है, रोज रोज का दर्द अब सहन नहीं होता। आओगे तो किसी अच्छे से डॉक्टर से मेरा इलाज भी करवा देना। इतना कहने की देर थी कि रोहन अपनी पत्नी रितु के साथ अगले दिन सुबह ही उनके पास पहुंच गया। वे दोनों मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। तभी रितु ने कहा, माँ, आप भी कभी कभी बेंगलुरु आ जाया कीजिए, वह भी आपका ही घर है। तभी कमला जी ने कहा, बहू, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे घर की रिपेयर का काम पूरा हो जाएगा तो हम तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्यों रोहन, ठीक कहा ना मैंने? इतनी बात सुनते ही रितु के चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे कहीं गायब ही हो गई।
और उसने रोहन को घूर कर देखने लगी। तभी रोहन झूठी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ रितु, माँ ने हमारे घर की रिपेयरिंग के लिए सारी रकम का इंतजाम कर लिया है। अब जल्दी से घर की रिपेयर हो जाएगी तो फिर वह हमारे साथ ही रहेंगी। रोहन का इशारा समझकर रितु अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, अरे हाँ, वह आप लोगों का ही तो घर है, और फिर जब तक घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ना हो तब तक घर घर नहीं कहलाता। रितु जल्दी से रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने में रेनू की मदद करने लगी और सब कुछ ट्रे में रख कर ले आई। तभी रोहन अपनी माँ से बोला, माँ, वह पैसे मुझे दे दीजिए, मैं बैंक की तरफ ही जा रहा था, कोई काम था। आप पैसे दे देंगी तो अपने खाते में जमा करवा दूंगा, जिससे आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी। नहीं तो गांव हो या शहर, हर जगह चोरी का बहुत डर रहता है। रेनू ने पैसों से भरा बैग अपनी माँ को दे दिया, जिसमें से कमला जी ने 5 लाख निकालकर अपने बेटे के हाथ में थमा दिए। पैसे देखकर वे दोनों ऐसे खुश हो गए मानो उन्हें जन्नत मिल गई हो। तभी रोहन बोला, लेकिन माँ, घर गिरवी रख कर कम से कम 10 लाख आपको मिले होंगे, बाकी के पैसे कहाँ हैं? तब कमला जी और उनकी बेटी रेनू एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर कमला जी बोली, हाँ बेटा, 10 लाख ही मिले थे, लेकिन रेनू की शादी के लिए भी कुछ पैसे बचा कर रखने थे ना, इसलिए उन पैसों में से 5 लाख मैं तेरी बहन की शादी के लिए बैंक में जमा करवा दूंगी। 1-2 साल में कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके भी तो हाथ पीले करने हैं। तुम तो अपने परिवार के साथ खुश से जी रहे हो, एक बार इसकी भी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। बस इतना सुनने की देर थी कि रोहन गुस्से में बोला, माँ, आपने तो मुझे एक ही पल में पराया कर दिया। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं था? मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, अगर विश्वास होता तो सारे पैसे मेरे हाथ में रखती। अब ठीक है, कोई बात नहीं, जब भरोसा ही नहीं है तो फिर इन बातों का क्या फायदा। तभी कमला जी बोली, अरे बेटा, यह तू कैसी बातें कर रहा है? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, अगर तू कहता है तो बाकी के पैसे भी मैं तुझे दे देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूँगी। तभी रोहन अपनी बातों में मिठास घोलता हुआ बोला, हाँ माँ, आप ही के पैसे हैं, हम तो बस इन्हें संभाल कर रख देंगे, आपको जब ज़रूरत होगी तब ले लेना। ऐसा कहते हुए रोहन ने 10 लाख रुपए अपने माँ से ले लिए और बैंक में जमा करवाने के लिए निकल गया। रितु भी उसके साथ ही चली गई। उनके जाने के बाद रेनू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आप यह पैसे भैया को नहीं देंगी, लेकिन फिर भी आप नहीं मानी ना। तभी कमला जी बोली, तो क्या हुआ बेटा, वह तेरा भाई है, पैसे हमारे पास पड़े हों या उसके पास, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा कहकर कमला जी अपने कमरे में चली गईं। अगले दिन सुबह कमला जी नींद से जागी तो उनके बेटा बहू अपने बैग उठाकर उनके पास आए और बोले, अच्छा माँ, हम चलते हैं। यह देखकर कमला जी और रेनू हैरान रह गए। तभी कमला जी बोली, बेटा, तुम तो यहाँ कुछ दिन रहने वाले थे ना, मुझे डॉक्टर के पास भी दिखाना था, भूल गए क्या? नहीं माँ, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए हमें जाना होगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कुछ दिनों बाद वापस आकर आपको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर वापस चले गए। तब रेनू बोली, मैं जानती थी कि भैया यहाँ सिर्फ पैसों के लिए ही आए थे, मतलब निकल गया तो चलते बने। रेनू की बात सुनकर कमला जी भी सोच विचार में पड़ गई। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। कभी कमला जी अपने बेटे रोहन को फ़ोन लगाती
तो कभी रेनू, लेकिन वह कभी फ़ोन ही नहीं उठाता था और गलती से कभी उठा भी लेता था तो मीटिंग में बिजी होने का या फिर ड्राइविंग करने का बहाना बनाकर बात को रफा दफा कर देता और अभी कॉल करता हूँ यह कहकर फ़ोन काट देता था। कभी रितु को भी फ़ोन करते तो जवाब मिलता कि अभी अभी नहाने गए हैं या फिर किसी काम से बाहर गए हैं का बहाना बनाकर उन्हें टाल देती। 2 महीनों से उन्होंने जमींदार की किस्त भी नहीं भरी थी। जमींदार के लोग बार बार पैसे मांगने आ रहे थे। कमला जी की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह करती भी तो क्या, अपना घर गिरवी रखकर जिसे अपना सारा पैसा दे दिया था वह तो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जब कमला जी के पास और कोई चारा नहीं बचा तो अपनी बेटी रेनू के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। 3 घंटे के सफ़र के बाद थकी हारी दोनों माँ बेटी जब रोहन के घर पहुंची तो दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई और लोग ही रह रहे थे। कमला जी और रेनू उन्हें देखकर हैरान रह गए। रोहन और रितु के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह घर अब उन्होंने खरीद लिया है। इससे पहले यह जिनका घर था वे लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन जब रेनू ने उनसे पूछा कि वो लोग कहाँ रहते हैं तो वे बोले हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यह सुनकर कमला जी और रेनू निराश हो गई। वे स्वयं को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उस शहर में वह किसी और को जानती भी नहीं थी, इसलिए वह कहीं और भी नहीं जा सकती थी। लेकिन रेनू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से अपने भाई को फ़ोन लगाया, लेकिन अब भी रोहन ने फ़ोन नहीं उठाया। रेनू आसपास के लोगों से पूछने लगी, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। थक हार कर वे लोग अभी वापस जाने ही लगे थे कि इतने में एक कुरियर वाला आया जो रोहन के नाम का पार्सल लेकर आया था। रोहन को वहां ना पाकर वह पार्सल पर लिखे नंबर पर फ़ोन करने लगा और बोला, सर मैं आपका पार्सल लेकर आया हूँ, आप मुझे अपना नया एड्रेस बता दीजिए, मैं वहीं आ जाता हूँ। रेनू ने जब यह बात सुनी तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह कुरियर वाले से बोली, भैया कहीं आप रोहन से बात तो नहीं कर रहे थे? तभी कुरियर वाले ने उनकी ओर देखा और बोला, जी हाँ उन्हीं से बात कर रहा था। लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? भैया दरअसल वह मेरे भाई हैं, आज उनका जन्मदिन है और हम उन्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए अब उन्हें बिना बताए ही आ गए। यहाँ आए तो पता चला कि वह अब कहीं और रहते हैं। यदि आप हमें उनका नया पता बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उनकी बात सुनकर कुरियर वाले ने एक पेपर पर उन्हें रोहन की बिल्डिंग का पता लिखकर दे दिया। थोड़ी ही देर में कमला जी और रेनू ऑटो में बैठकर उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गए जहां रोहन ने अपना फ्लैट खरीदा था। रोहन का फ्लैट एक बहुत बड़ी सोसाइटी में था जहां ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतें बनी हुई थी। कमला जी ने इतनी ऊंची इमारतें पहली बार देखी थी। अपनी बेटी से बोली, हे भगवान देख तो रेनू, यह इमारतें कैसे आसमान को छू रही हैं। वे दोनों जैसे ही अंदर जाने लगे तो गार्ड ने उन्हें सोसाइटी के अंदर आने से रोक दिया। कुरियर वाले ने तो गार्ड को पार्सल पकड़ाया और नाम बताकर चलता बना, परंतु वह माँ बेटी सोसाइटी के बाहर खड़ी खड़ी रोहन का इंतजार करती रहीं। कई बार गार्ड को नाम बताकर कहा कि मेरे भैया को खबर कर दीजिए कि उनकी माँ और बहन गांव से आई हैं, लेकिन गार्ड को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। कमला जी एक पुरानी सी साड़ी पहने हुए थी और रेनू ने बहुत साधारण सलवार सूट पहना हुआ था। कमला जी बार बार उन इमारतों की ओर देखती जा रही थी। फिर रेनू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह उनका यकीन करे और उसके भाई रोहन को उनके आने की सूचना दे या फिर उन्हें ही
अंदर जाने दे। लेकिन इस पर गार्ड ने कहा, तुम लोगों को तो और कोई काम है नहीं, बस बड़ी बड़ी इमारतें देखी नहीं कि काम मांगने आ गए। लेकिन इस सोसाइटी में काम वाली ऐसे ही नहीं रखी जाती। इन घरों में जो भी काम करती है सबसे पहले उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाती है, तब कहीं जाकर उन्हें काम पर रखा जाता है। तभी कमला जी बोली, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं और मेरी बेटी आपको काम वाली बाई नजर आते हैं? हम किसी के घर काम करने वाले नौकर नहीं हैं। हमारा बेटा इस बिल्डिंग में रहता है, तभी हम उससे मिलने आए हैं। यह सुनकर हंसने लगा और बोला, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहता है। की बात पर रेनू को बहुत गुस्सा आया और बोली, आप मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? क्या आपको बात करने की तमीज़ नहीं है? अगर मेरे भैया को पता चला कि आपने हमसे ऐसे बात की है तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे और आपकी नौकरी भी चली जाएगी। तभी उस बिल्डिंग में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और रेनू से पूछने लगा कि आखिर बात क्या है। तब रेनू ने सारी बात कह सुनाई। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने गार्ड से कहा कि यदि वह कह रही है कि उसका भाई इस बिल्डिंग में रहता है तो मान क्यों नहीं लेते? फिर गार्ड ने कहा, लेकिन इन लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता कि इनका बेटा इस बिल्डिंग में रहता होगा। परंतु उन बुजुर्ग अंकल के बार बार कहने पर गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। कमला जी अपनी बेटी के साथ सोसाइटी के अंदर तो आ गई, परंतु अब कहाँ जाए यह सोच सोच कर वे दोनों परेशान थी। एक एक बिल्डिंग में ही सैकड़ों मकान बने हुए थे और ना जाने कितनी ऐसी इमारतें वहां खड़ी थी। तभी रेनू की नज़र सामने से आ रहे उसके भाई रोहन पर पड़ी। रोहन के साथ उसके कुछ खास दोस्त भी थे। रोहन ने फ्लैट के बाहर पहुंचकर बेल बजाई। रोहन को देखते ही रेनू अपनी मां को लेकर उसकी ओर तेजी से गई। उसी समय उनके घर के नौकर ने दरवाजा खोला तो कमला जी दौड़कर रोहन की ओर गई। रोहन के घर पर उसकी एनिवर्सरी की पार्टी चल रही थी, जिसमें रोहन के ऑफिस के लोग और दोस्त भी आए हुए थे और सभी ड्रिंक कर रहे थे। रितु भी अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय कर रही थी और उसके हाथ में भी शराब का गिलास था। कमला जी अपने बेटे को देखकर गले लग गई और रोते हुए बोली, बेटा कहाँ था तू? कब से हम तुझे ढूंढ रहे थे। क्या तुझे मालूम है गार्ड ने हमें 2 घंटे से बाहर ही रोक रखा था और वह तो हमें काम वाली बाई तक बोल रहा था। तूने नया घर ले लिया और हमें बताया भी नहीं। फिर अपनी साड़ू के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, चल वह सब छोड़, यह बता तू कैसा है? कमला जी और रेनू सुबह से यहाँ वहाँ भटक रही थी, जिस कारण उनकी हालत खराब हो चुकी थी और उनके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। पार्टी में आए सभी लोग कमला जी और रेनू को हैरानी से देख रहे थे। अपने दोस्तों के सामने अपनी मां को ऐसी हालत में देखकर रोहन के पसीने छूट गए। उसने सोचा कि यदि मेरे दोस्तों को पता चला कि यह मेरी मां और बहन है तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी रितु ने कहा, अरे बिना मतलब गले पड़ रहे हो, आप लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? बिना मतलब सारी पार्टी का मजा खराब कर रहे हैं। फिर रोहन भी बोला, कौन हो तुम लोग? अगर तुम लोग यहाँ काम मांगने आए हो तो हमारे घर में पहले से ही काम वाली बाई लगी हुई है। चलो निकलो यहाँ से। अगर आप नहीं गए तो मुझे धक्के मार कर निकालना पड़ेगा यहाँ से और आज के बाद मेरे फ्लैट के आसपास नजर मत आना। अपने बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर कमला जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वह जड़वत खड़ी हुई उसे देखती ही रह गई। सोचने लगी कि जिस बेटे के लिए उन्होंने आज तक इतना त्याग किया था, कैसे वह बेटा आज अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर रहा है।
उनकी आंखों से तो जैसे आंसुओं का झरना ही फूट पड़ा। तभी उनकी बेटी आगे बढ़कर अपनी माँ के आंसू पोंछने लगी और गुस्से से बोली, भैया क्या सचमुच आप नहीं जानते यह कौन है? यह वही बदकिस्मत माँ है जिसने आप जैसे नालायक बेटे को जन्म दिया, अपनी पूरी जिंदगी आप पर न्यौछावर कर दी। यह वही माँ है जिसके प्यार और विश्वास को धोखा देकर आज तुम इस आलीशान सोसाइटी में रहते हो। रेनू के मुंह से यह बात सुनकर रेनू के दोस्त हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तभी रोहन बोला, 2 पैसे की औकात नहीं है और मुझे ज्ञान दे रही हो? ना जाने कहां कहां से चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से जिल्लत भरे शब्द सुनकर कमला जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने बेटे के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आई तुझे अपनी बहन के साथ इस तरह से बातें करते हुए? तभी रितु अपनी सास से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? उसके इतने कहने की देर थी कि कमला जी ने उसे भी एक थप्पड़ रसीद कर दिया। काश यह थप्पड़ मैंने तभी लगा दिया होता जब तूने मुझसे मेरे सारे गहने लेकर बेच खाए थे। लेकिन सारी गलती मेरी ही थी कि अपने बेटे के प्यार में इतना अंधी हो गई थी कि अपनी बेटी की एक बात भी नहीं सुनी। वह मुझे हमेशा चेतावनी देती थी कि कुछ पैसा अपने लिए बचा कर रखो, लेकिन मैंने ही तुझ जैसे नालायक पर भरोसा करके अपना सब कुछ तुझे दे दिया। काश मैंने अपनी ममता को दरकिनार करके अपना सब कुछ तुझे ना दिया होता तो आज मैं और मेरी बेटी की यह हालत ना होती। तभी रोहन गुस्से में बोला, तो कोई ऐसा नहीं किया तुमने? वह पैसा देकर जो कुछ तुमने किया वह फर्ज था तुम्हारा। तुम कोई अनोखी माँ नहीं हो। सभी माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए त्याग करते हैं। फिर कमला जी ने कहा, ठीक है बेटा, तूने मेरा प्यार देखा है लेकिन गुस्सा नहीं देखा। अगर मैं अपनी भरपूर कोशिश करके तुझे तेरे पैरों पर खड़ा कर सकती हूँ तो तुझ जैसे नालायक को जमीन पर गिराकर सबक भी सिखा सकती हूँ। उसी समय कमला जी ने पुलिस को फोन लगाया। थोड़ी ही देर में वह बुजुर्ग अंकल जिन्होंने कमला जी और रेनू की मदद की थी वहां पहुंच गए और उनके साथ सोसाइटी के अन्य लोग भी आ गए। बुजुर्ग अंकल बोले, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। कम से कम माँ बाप को तो यह दिन ना देखना पड़े। सोसाइटी के सभी लोग रोहन और उसकी पत्नी रितु पर उंगली उठा रहे थे। पार्टी में आए सभी लोग उनके ऊपर थू थू कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और कमला जी की शिकायत पर रोहन को गिरफ्तार कर लिया। अब तो रोहन और उसकी पत्नी रितु की आंखें बाहर आ गईं। वे दोनों कमला जी से माफ़ी मांगने लगे और उनके पैर में गिर पड़े। जेल की सजा से बचने के लिए रोहन के पास केवल एक ही रास्ता था कि वह माँ का सारा पैसा वापस लौटा दे, लेकिन अपनी माँ को लौटाने के लिए अब उसके पास कोई पैसा नहीं था। इसलिए उसे अपना नया फ्लैट अपनी माँ के नाम पर करना पड़ा। रेनू और कमला जी अब आराम से अपने गांव वाले मकान में रहते हैं और नए फ्लैट को किराए पर देकर जो पैसा आता है उससे मकान की किस्त चुका रहे हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कमला जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।